अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके लाइब्रेरी लिसनिंग स्टोरी टाइम। आज मैं आपके साथ किस्त नंबर 33 शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। मैंने जो कुछ किया नहायत चालाकी से किया और रानी निंदिरता जिस तरह इसमें शरीक थी, क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह मैंने रानी निंदिरता की मदद की है और राजा हरीते को हलाक करके हरीतों की हुकूमत छीन ली और बसवामियों को दिलवा दी, तो क्या रानी निंदिरता ये मामूली काम नहीं कर सकती कि वो सतगुरु को एक ऐसी लड़की से शादी करने पर तैयार करे जो बकरी ने कहा। और रानी निंदिरता तो इस बात पर हैरान रह गई। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अंगूरी इससे इतना बड़ा मुतालबा कर सकती है। अंगूरी सतगुरु की पत्नी बनने के बाद जाहिर है रानी बन जाएगी, राजा सतगुरु होगा। अब अंगूरी जैसी रानी सतगुरु को मिल जाएगी तो बाकी लोगों की क्या हैसियत रह जाएगी, वही हुकूमत करेंगे। और फिर अंगूरी की उम्र भी रानी निंदिरता के लिए बेहद पुरस्कार थी। बिलाशुबा वह एक नौउम्र हसीन लड़की थी, लेकिन जिस तरह उसने महल में रक़्स किया था और जिस तरह वह रानी निंदिरता को साथ लगाए टूटे हुए महल से निकाल कर ले गई, बिलाशुबा ये बड़ी अजीब बातें थी। फिर उसने कुछ ऐसी बातों का भी इंकशाफ किया था जो सदियों पुरानी थी। चंगू की लाश और इसके हाथ से मिलने वाला 9 लखे हार का मोती आज तक रानी निंदिरता के जहन से महव नहीं हुआ था। ये बात रानी निंदिरता को अभी तक समझ में नहीं आई थी कि सारी बातें अंगूरी को कैसे मालूम हो गई। उसने चंगू और जीवन कुमार की जो कहानी सुनाई थी वो भी रानी निंदिरता के लिए बड़ी अजीब थी, लेकिन चूंकि अंगूरी का काम कर रही थी और रानी निंदिरता भी यही चाहती थी कि राजा हरीते से हुकूमत बसवामियों को मुंतकिल हो जाए, इसलिए उसने अंगूरी की किसी बात की भी तरदीद नहीं की थी। और इस समय तो हालात भी ऐसे नहीं थे, लेकिन अब अंगूरी के बारे में जानना ज़रूरी था। आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है और क्या करती है। फिर सतगुरु से शादी कोई मामूली बात तो नहीं थी। किसी ऐसी वैसी लड़की को तो सतगुरु की रानी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वह लड़की राजनगरी की तकदीर की मालिक होती। रानी निंदिरता की तवील खामोशी को अंगूरी ने बुरी तरह महसूस किया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मफकूद हो गई थी और आंखों की तेज़ चमक भी धुंधला गई। अलबत्ता अब उसकी जगह एक पुरस्कार चमक ने ले ली थी। उसकी आंखों के ऐन पुतलियों के दरमियान चमकते हुए सितारे किसी कदर सुर्ख हो गए थे और इन सुर्ख सितारों से रानी निंदिरता को देख रही थी। तब उसकी आवाज़ उभरी, तुम बहुत गहरी सोच में हो रानी निंदिरता। रानी निंदिरता ने उसकी आवाज़ सुनी और चौंक पड़ी। वो जानती थी कि अंगूरी मामूली औरत नहीं है। चुनांचे वो संभल कर मुस्कुराई और हकलाते हुए बोली, सोच तो कुछ भी नहीं रही अंगूरी, तुम जैसी सुंदर लड़की है ही रानी बनने के काबिल, मगर बात सिर्फ सतगुरु की है। रानी निंदिरता ने कहा, देखो रानी निंदिरता, मैं अगर चाहूँ तो मैं ख़ुद सतगुरु महाराज के सामने जा सकती हूँ और अपने आप को उसके सामने पेश कर अपने भागों का फ़ैसला कर सकती हूँ, मगर ये काम मेरे लिए करना इतना मुनासिब नहीं। तुम मुझे एक ऐसी लड़की की हैसियत से राजा सतगुरु की रानी बनाओगी जो बेहद पवित्र और पाक है और जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। ये काम सिर्फ तुम्हें करना है रानी निंदिरता, सिर्फ तुम्हें, अंगूरी ने सर्द लहजे में कहा। रानी निंदिरता ने उसका लहजा सुना तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ गई। वो समझ चुकी थी कि अंगूरी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तब उसने हारे हुए शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, ठीक है, मैं अपना वचन ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन तुम मुझे कुछ वक्त दे दो। अंगूरी ने कहा, कितना समय चाहती हो? बस इतना कि सतगुरु को तैयार कर लूँ। रानी निंदिरता ने कहा, ठीक है, और इस समय तक मुझे क्या करना होगा? तुम्हें तो यूँ करो कि महल के ही किसी हिस्से में रिहाइश अख्तियार कर लो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूँगी। रानी निंदिरता ने कहा और अंगूरी ने उस पर आमदगी जाहिर कर दी। यूँ लगता था जैसे ये लड़की नहायत मजबूत और पुरअसरार क़ुव्वतों की मालिक है। वो ये बात करते हुए अपना लहजा इतना सख्त और सर्द कर लेती थी कि निंदिरता जो अब रानी बन चुकी थी उसके सामने थरथराहट महसूस करती थी। वो महसूस करती थी जैसे कोई ऐसी औरत जिसके सामने है जो कुछ नज़र आती है वो नहीं है बल्कि कुछ और है। अंगूरी ने उसकी बात मंजूर कर ली थी और उसने अपनी रहाइश के लिए महल के एक दूर अफ्तादा कोशे को पसंद किया था और रानी निंदिरता को हिदायत कर दी थी कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ना बताया जाए, बल्कि बेहतर तो यही होगा कि बांदियों और दूसरे लोगों को इससे दूर रखा जाए। मगर तुम्हारी सेवा कौन करेगा अंगूरी? रानी निंदिरता ने ताज्जुब से कहा, मुझे किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं है रानी, अंगूरी ने जवाब दिया और फिर बोली, रानी तुम अपना काम जल्द अज जल्द पूरा करो। ठीक है अंगूरी, मैं तुम्हें वचन दे चुकी हूँ, इसलिए अपने वचन का पालन
ज़रूर करूँगी, पर एक इंसान की हैसियत से मेरे मन में कुछ सवालात उठ रहे हैं। अंगूरी, क्या तुम मेरी सखी होने की हैसियत से इन सवालों का जवाब देना पसंद करोगी? क्या सवाल है? रानी नंदिरता, देखो अंगूरी, टूटे महल में तुमने मुझे राजा चंगू की लाश दिखाई थी। तुम्हारा कहना है कि इसे मैंने कत्ल किया है, जबकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम पिछले जन्म की बात करती हो। बहुत कम ही ऐसे होंगे जिन्हें पिछले जन्मों की बातें याद रहती हों, लेकिन मैं तुमसे ये सवाल नहीं करूँगी कि तुम मेरे पहले जन्म के बारे में क्यों कर जानती हो। हालांकि मैं तुम पर शुबा कर सकती थी, मैं ये सोच भी सकती थी कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन 9 लखे हार का वो सच्चा मोती तुम्हारे ज़रिए मुझे वापस मिला, और ये वही मोती है जो गायब था। इसलिए मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। इसके अलावा तुमने जो कुछ कहा वो तुमने पूरा कर दिखाया। मुझे बताओ कि शक्ति तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? नहीं रानी नंदिरता, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि कुछ बातें तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगी, और कुछ बातें उस समय बताऊंगी जब इनका समय होगा। ये वक्त मेरी समझ में नहीं आता अंगूरी। आ जाएगा, धीरज रखो, आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हारी याददाश्त भी तो गुम हो चुकी है। तुम्हें वो सारी बातें याद नहीं जो मुझे याद है, इसलिए अभी तुम्हें सब कुछ बताना बेकार है। हाँ, आने वाले समय सारी बातों के भेद खोल देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, और जो कुछ मैंने कहा है इस पर अमल करो। हालांकि मेरे मन में एक क्रोध है अंगूरी, नंदिता ने कहा। वो क्या? अंगूरी के सर्द लहजे में कहा अंगूरी। वो ये कि ससगुरु मेरा बेटा है। मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया की सारी खराबियों से महफूज रहे और कोई ऐसी बात ना होने पाए उसके साथ जो उसे नुकसान पहुँचाए। इसलिए मैं चाहती थी कि जो लड़की उसकी रानी बने मैं उसके बारे में सब कुछ जानूँ। लेकिन ठीक है, अभी तुम कुछ बताना नहीं चाहती तो ना सही, रानी नंदिता ने कहा। मकसद यही था कि अंगूरी के बारे में सब कुछ जाने बगैर वो इस बात पर आमादा नहीं हो सकती कि ससगुरु से उसकी शादी करे। ताहम अंगूरी उसे चंद साथ देखती रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, देखो रानी नंदिता, मैंने तुमसे जिस बात का वादा किया था वो बग़ैर किसी शर्त के पूरा कर दिया। मैंने तो इस समय तुम्हें अपना ये काम नहीं बताया था, चनाचे अब तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ है कि तुम मुझसे सारी बातें पूछे बगैर मेरा ये काम कर दो। तुम्हारे ससगुरु को मेरी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरे जन्म जन्म की आशा पूरी हो जाएगी। एक ऐसी आशा जिसके लिए मैं न जाने कब से बेकल हूँ, कब से परेशान हूँ, ये मेरा मन ही जानता है। अंगूरी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा इत्तराब नज़र आया। उसकी आंखें पाताल से भी गहरी हो गई और रानी नंदिता इस पुरस्कार लड़की को ताज्जुब से देखने लगी। उसके बाद उसे कुछ पूछने की जुर्रत नहीं हुई थी। अंगूरी ने उसे आखिरी हिदायत दी और रानी नंदिता इस जगह से वापस लौट आई जहां वो अंगूरी के साथ उसकी रिहाइशगाह दिखाने गई थी और जिसे अंगूरी ने पसंद कर लिया था। रास्ते में भी वो ये सोचती चली आई थी कि अंगूरी ने बांदी और नौकरों को दूर रहने के लिए कहा है, वो अपने खाने पीने और आराम का बंदोबस्त कैसे करेगी? वो कौन है, क्या है? कोई बात रानी नंदिता की समझ में नहीं आती थी। अपने कमरे ख़ास में आने के बाद वो गहरी सोच में डूब गई। अंगूरी ने जो फरमाइश की थी वो उसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सोच रही थी कि अगर अंगूरी इस वचन के पालन में दौलत, ज़मीन या कोई ऐसी चीज़ मांगती जो बहुत कीमती होती तो रानी नंदिता राजा राजवरिया से कहकर अपना वचन पूरा कर देती। लेकिन अंगूरी ने वो मांगा था जो रानी नंदिता के बस की बात नहीं थी। ससगुरु बहुत ही सरफिरा था, कोई ऐसी बात नहीं मान सकता था जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। इस तरह रानी नंदिता को इस सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती थीं। दूसरी बात यह कि अंगूरी जैसी पुरस्कार लड़की के बारे में सब कुछ जाने बगैर वो उसे ससगुरु की रानी कैसे बना सकती थी। रानी नंदिता बहुत देर तक सोचती रही और जब उसकी समझ में ना आ सका तो उसने सोचा कि वो अपने पिता राज हरी कौर से इस सिलसिले में मशवरा करेगी। रात बीती, दिन चढ़ आया। राजा हरी कौर बेटी के बुलाने पर दौड़ा चला आया। यूँ भी बाप बेटी एक दूसरे के गहरे राजदार थे। उसने राजा हरी को सारी सूरत हाल बताना चाहिए, लेकिन रानी नंदिता को इस बात से भी खौफ महसूस हुआ कि कहीं अंगूरी जैसी पुरस्कार औरत इस बात से वाकिफ़ ना हो जाए। चुनांचे उसने बाप से महल में गुफ्तगू ना करने का फ़ैसला किया और यूँ ही सरसरी अंदाज में पूछा, पिताजी, अगर मैं आपसे कोई ऐसी बात कहूँ जो किसी के ख़िलाफ़ हो तो क्या ये उसे मालूम हो सकती है? मैं समझा नहीं नंदिता, क्या तुझे मुझ पर शुबा है? राजा हरी ने अपनी बेटी नंदिता से कहा, बात ये नहीं है पिताजी, मैं तो कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी
ज़ात जो समझ में ना आने वाली हो और उसे बेशुमार बातें मालूम हो जाए, तो क्या वो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को दूर बैठकर भी सुन सकती है? नंदिता ने झिझकते हुए पूछा। ओ, मैं समझ गया, कहीं तू उस लड़की की बात तो नहीं कर रही जिसने हरीते से तुझे हुकूमत दिलाने में सहायता की थी? राजा हरी को कोर ज़ेरक और समझदार आदमी था। वो जल्दी ही बेटी की परेशानी समझ गया। तब नंदिता ने भी गर्दन हिला दी। हाँ पिताजी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जो बातें मैं करूँगी वो उसे पसंद नहीं आएंगी, और मैं उससे इतना डरती हूँ महाराज कि मेरा मन खौफ से काँप रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बातें सुने। मगर वो है कहाँ और यहाँ से उसका क्या ताल्लुक़? नहीं महाराज, वो महल ही में है। महल में किस जगह? राजा हरिकौर ने जब पूछा। मैंने उसकी रिहाइश का बंदोबस्त महल ही में करवाया है, जहाँ वो अकेली रहती है, और ये रिहाइशगाह महल के एक हिस्से में है। ओहो, ये तो तूने अच्छा नहीं किया। जब तुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम तो तूने इस पर विश्वास कैसे कर लिया? राजा हरि ने कहा। महाराज, आप नहीं जानते वो क्या चीज़ है। अगर मैं उसे यहाँ रहने की इजाज़त ना देती तब भी वो यहाँ ही रहती। वो बड़ी चालाक और ज़ेरक लड़की है, अजीब अनोखी सी, देखने में ऐसी सुंदर के मन मोह ले, पर अंदर से बेहद पुरस्सरार और अजीब सी। नंदिता ने कहा और राजा हरिकौर गर्दन हिलाने लगा। इसका मतलब है वो कुछ ध्यान ज्ञान भी जानती है। न जानती होती तो हमें हरीते के बारे में कैसे बताती? हाँ, ये तो तू ठीक कहती है, परंतु तू उसके बारे में क्या बातें करना चाहती है? मैंने कहा ना महाराज, जो कुछ कहना चाहती हूँ वो यहाँ नहीं कह सकती। यहाँ से कहीं और चलें। फिर तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा ही होता कि तू मेरे पास ही आ जाती। मैं अब ऐसे हालात में महल छोड़कर नहीं आ सकती महाराज, रानी नंदिता ने परेशानी से बोला। तब फिर तू ही बता, मैं क्या करूं? कुछ नहीं महाराज, यहाँ से कहीं और चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ आराम से बातें कर सकें। रानी नंदिता ने कहा और उसका बाप तैयार हो गया। फिर वो महल से निकलकर ऐसी दूर दराज जगह आई जहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। यहाँ वो बेतकल्लुफ़ी और आज़ादी से गुफ्तगू कर सकते थे। तब रानी नंदिता ने राजा को अपना फिल ज़मीर बताते हुए कहा, मैंने उस दिन उससे चंदन महल में मुलाकात की थी। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने मुझे अनोखी कहानियाँ सुनाई थी। मसलन राजा चंगू को मैंने कत्ल कर दिया था। उसने मुझे राजा चंगू की लाश भी दिखाई पिताजी, और सबसे बड़ी बात यह कि राजा चंगू की लाश के हाथ में वो मोती दबा हुआ था जो मेरे 9 लक्खा हार से गायब है। उसने वो मोती मुझे निकाल कर दिया, और जब मैंने उसे 9 लखे हार के दूसरे मोतियों से मिलाकर देखा तो वो वही मोती था। इस हार की तारीख भी ना मुझे मालूम है और ना आपको। हाँ, ये हकीकत है, और ना ही ये मालूम है पिताजी कि इसमें से ये मोती कैसे गायब हुआ। बिल्कुल, हमें ये बात भी नहीं मालूम, राजा हरिकौर ने एतराफ़ किया। मगर पिताजी, वो जानती है, उसने मेरे बेटे जीवन कुमार का भी हवाला दिया, जिसे मैं गद्दी पर बिठाना चाहती थी। क्या ये मुमकिन है पिताजी कि उसे पहले जन्म की बातें याद हों, और पिछले जन्म में वो कोई ऐसी हस्ती हो जो मेरे नज़दीक रही हो? भगवान ही जाने। तेरी बातें सुनकर तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे हैं। पर चिंता ना कर, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो हमारी मुश्किलों का हल पेश कर सकता है। कौन? मैं तुझे उसके बारे में फिर बताऊँगा। तू मुझे पहले पूरी बात बता, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि जब चंदन महल में मेरी उससे पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझे एक चराग दिखाया। उसमें खून भरा हुआ था। एक कटी हुई उंगली खून के उस प्याले में यूँ खड़ी हुई थी जैसे चराग की बत्ती हो। वो चराग सुर्ख रोशनी दे रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उंगली के ऊपरी सिरे पर रोशनी हो रही हो। क्या वाकई वो रोशनी भी दे रहा था? राजा कौर ने हैरत से पूछा। हाँ, वो चराग बिल्कुल इसी तरह जल रहा था जैसे दिए में जलता है, तेल जलता है। अच्छा, तो फिर उसने मुझे राजा हरीते को की जन्म कुंडी के बारे में बताया। मुझे वो सब कुछ समझाया जो मुझे करना था। और फिर पिताजी, ये हुआ कि मैंने उसकी बताई हुई तरकीब पर अमल किया, और इस अमल का नतीजा आप देख रहे हैं महाराज। उसकी सहायता ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। शायद आपको ये भी मालूम हो कि हरीतों का ख़ानदान जलकर हलाक हो गया है, और अब सतगुरु की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये सारी आसानियाँ हमें अंगूरी की बदौलत नसीब हुई हैं। जब मुझे उसने हरीते की मौत का तरीका बताया था तो उसने मुझसे एक वचन लिया था। वचन? वो क्या था?
ये कि मेरा काम हो जाए तो मुझे उसका भी एक काम करना पड़ेगा। तो तुमने वचन दे दिया था? हरिराजा कौर ने पूछा। हाँ महाराज, मैंने वचन दे दिया था। इतना बड़ा काम होने की खुशी में मैं ये भूल गई थी कि वो बात कोई ऐसी भी हो सकती है जो मेरे लिए मुश्किल हो। ओह, तो क्या उसने कोई ऐसा मुतालबा कर दिया जो तुम पूरा नहीं कर पा रही? राजा हरिकौर ने पूछा। हाँ महाराज, ऐसा ही मुतालबा है। रानी नंदिता ने किसी कदर महिल लहजे में कहा। क्या? राजा हरिकौर ने कहा। उसने कहा, सस्त गुरु की शादी उससे कर दी जाए और राजा नगरी की राजकुमारी उसे बना दिया जाए। ओह! राजा हरिकौर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, ये तो किसी तौर मुमकिन नहीं है। सस्त गुरु बेशक चालाक है। वो जिस तरह हुकूमत संभाले हुए है, उससे अंदाज़ा होता है कि आने वाला वक्त उसे तारीख में एक नुमाया मकाम देगा। लेकिन कोई ऐसी लड़की जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ना हो, जो सुंदर ज़रूर हो लेकिन उसके साथ ही पुरअसरार कुव्वत तो कोई मालिक भी हो, तो भला उसके साथ गुरु की शादी कैसे की जा सकती है? तुमने उसका हसब नसब, उसकी ज़ात पूछी? नहीं पिताजी, वो सब कुछ बताने पर राज़ी नहीं है। हालांकि मैंने कई बार उसके बारे में पूछा, लेकिन वो यही कहती कि आने वाला समय सारी बातें बता देगा। तब तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे वचन का क्या होगा पिताजी? रानी नंदिता ने कहा। और राजा हरिकौर किसी गहरी सोच में डूब गया। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा, फिर बोला, बेहतर यही होगा कि राजा विजय कपूर से इस सिलसिले में बात कर ली जाए। कौन? कौन महाराज? तू नहीं जानती। वो एक महान ज्ञानी है जिसकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। वो बहुत बुरा है। मैं बचपन से उसे इसी हालत में देख रहा हूँ। न जाने कौन कौन उसे इसी हालत में देख चुका है। वो भी बड़ा अजीब है, और जब दो अजीब और गरीब शख्सियतें एक दूसरे के बारे में सोचेंगी तो नताइज कुछ अजीब ही निकलेंगे। राजा हरिकौर ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय कपूर महाराज कहाँ हैं? तू इसकी चिंता मत कर, उनसे बात करना मेरा काम है। राजा हरि ने बोला। लेकिन पिताजी, मैं उसे अपना वचन दे चुकी हूँ। उसका क्या कहूँ? बस तू उसे ये कहकर टालती रहे कि मैं सस्त गुरु से बात करने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार में हूँ। ठीक है पिताजी। हाँ, तुझे मालूम है सस्त गुरु आजकल क्या कर रहा है? नहीं, मैंने उससे कभी नहीं पूछा। मालूमात हासिल कर और उनसे मुझे मुत्तला कर। दूसरी तरफ मुझे विजय कपूर से तेरी इस परेशानी का जिक्र भी करना है। मुझे विश्वास है कि वह हमारी सहायता पर आमादा हो जाएगा। हरिकौर ने कहा। और रानी नंदिता किसी हद तक मुतमईन हो गई। तब उसका बाप वापस चला गया और सतगुरु से उसके बारे में मालूमात हासिल करने चल पड़ी। इधर ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ सतगुरु अपनी सल्तनत को मजबूत करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने एक ऐसा निज़ाम कायम किया था जिससे उसे करीब कुर्ब व जवार के बारे में इत्तलात मिलती रहे। हरीतों से तो अब उसका जहन साफ़ हो गया था। उनका अब इस संसार में कोई वजूद नहीं था, इसलिए अब उनकी तरफ से वो बेफ़िक्र हो गया था। लेकिन ये बेफ़िक्री ज़्यादा अरसे तक ना रही। आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें मिलने लगी जिनसे गुरु मुतफक्किर हो गया। उसे इल्म हुआ था कि संग्रानी और उसके कुर्ब जवार में 5 ऐसे भाई उभर आए हैं जिनमें हरीतो किसी खसूसियात नुमाया है। वो उनके नाम बदले हुए हैं, लेकिन यूँ लगता है जैसे वो राजा हरीते की औलादों में से हों, जिनके नाम चतुर्देव, चंद्र, महावीर, राम प्रकाश और कृष्ण थे। चुनांचे सतगुरु ने उनके मुतालिक तहकीकात करने के लिए चंद अफराद को मुख्तहिस कर दिया, और इसके आदमियों ने उसे जो इत्तला दी वो बड़ी ही तवज्जो खेज थी। उन्होंने बताया कि हरीतों के जलने की इत्तला गलत थी। वो अभी तक ज़िंदा है और संग्रानी में मुकीम है। इन 5 भाइयों ने संग्रानी की राजा की बेटी मोहिनी से मुश्तरका शादी कर ली है। सतगुरु को तमाम तफसीलात सुनकर तशवीश हुई। उसने सोचा कि हरीतों ने अपनी जुर्रतमंदी से हालात का मुकाबला कर ही लिया। वो जलने से भी बच गए और उन्होंने एक ऐसी मजबूत हुकूमत भी हासिल कर ली जो आगे चलकर राज नगरी पर हमला भी कर सकती है। चुनांचे उसने दिन रात कोई नई चाल चलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने मशीरों से मशवरा करना शुरू किया और अपने चचाज़ाद भाइयों से दोस्ताना मरासिम इस्तफार करने की कोशिश की और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्हें राजनगरी आने की दावत दी। हरीतों ने बसवामियों की दोस्ती कबूल कर ली और राजनगरी जा पहुँचे। सतगुरु ने उनकी बड़ी आहो भगत की और खातिर तवाज़ु की। दोनों ख़ानदानों में हुकूमत की तकसीम का फ़ैसला हुआ कि अंधेर घड़ी माँ आधी सल्तनत हरीतों के कब्ज़े में रहेगी और राजनगरी बसवामियों के ज़ेरे नगी रहेगी।
हुकूमत की इस तकसीम के बाद सल्तनत के बाज़ अमीरों ने हरीतों की इकबाल मंदी, जुरतमंदी और बुलंद ज़र्फ़ी को देखकर उनकी अतात कबूल कर ली। इस पर सद्गुरु बज़ाहिर तो खामोश रहा, लेकिन उसके अंदर ख़ासी तशवीश पैदा हो गई। वो दिल ही दिल में हरीतों की तबाही के मंसूबे बांधने लगा। राजा राजवरिया, जो सिर्फ नाम का हुक्मरान था, सचमुच का अंधा हुक्मरान था। उसकी तो हैसियत एक तरह से ख़त्म होकर रह गई थी और लोग अब सद्गुरु को ही राजा समझने लगे थे। लेकिन सद्गुरु के दिल की हालत बहुत ख़राब थी। हरीतों के साथ उसने जो कुछ किया था, इस पर उसका दिल उसे नदामत करता था, लेकिन हसद की आग उसके वजूद को जलाकर खाकस्तर किए दे रही थी। अमीरों और सल्तनत के बड़े बड़े लोगों की अतात पर बज़ाहिर वो खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में हरीतों की तबाही के लिए बहुत से मंसूबे थे। दूसरी तरफ चतुर्देव महावीर और उसके सारे भाइयों ने मिलकर सल्तनत को वसी करने का मंसूबा बनाया और अपनी फ़ौजों को लेकर मुख्तलिफ़ इलाकों की सिमत चल पड़े। चुनांचे खुदा ताला भी हरीतों पर मेहरबान था, इसलिए उन्होंने जो कुछ सोचा वही हुआ। पांचों बाहिम्मत भाइयों ने खुदा की मदद से सारी दुनिया में अपनी फ़तह का नक्कारा बजा दिया और फिर मुल्क के फरमानरवा अमीरों और राजाओं को अपना मती और फरमा बरदार बना लिया। ये चारों भाई फ़तह और नुसरत से कामयाब व कामरान हुए और इन इलाकों की उन्होंने फ़तह कर लिया। बेशुमार जवाहिर लेकर वह अपने दारुल हुकूमत अंधेर गढ़ी में पहुँचे। उनके पहुँचने पर उनका अजीम व शान इस्तकबाल किया गया और उनके एहतमाम में जश्न बड़े तज़ को एहतशाम के साथ बनाया गया। सद्गुरु ने जब हरीतों की ये शान अज़मत और रोब जलाल देखा और उनकी सल्तनत की वसअत पर नज़र की, तो उसके दिल में हसद की आग जो दहक रही थी और भड़क उठी। अपने दुश्मन को ख़त्म करने का ख्याल उसके दिल में तेज़ी से सर उठाने लगा और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो तरह तरह की तदबीरें सोचने लगा। सद्गुरु के दरबार में बहुत से मक्कार हेलाबाज किस्म के लोग जमा थे। वो दिन रात उनसे मशवरा करने लगा। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह हरीतों का इक़्तिदार और इकबाल ख़त्म कर दे और अपनी सल्तनत वसी तर कर ले।